लेट्स माइक डे स्पेशल। नमस्कार, लेट्स माइक में आपका स्वागत है। डे स्पेशल के साथ मैं राखी जैन। 8 अप्रैल, ये तारीख भारतीय उपमहाद्वीप के इतिहास में एक ऐसे प्रयास की प्रतीक है जिसने विभाजन की त्रासदी के बाद भरोसे और सुरक्षा की नई शुरुआत करने की कोशिश की गई। साल 1950 में आज ही के दिन जवाहरलाल नेहरू और लियाकत अली खान के बीच एक महत्वपूर्ण समझौते पर हस्ताक्षर हुए, जिसे इतिहास में नेहरू लियाकत समझौता या दिल्ली पैक्ट के नाम से जाना जाता है। इस समझौते की पृष्ठभूमि को समझने के लिए हमें 1947 के उस दौर में जाना होगा जब भारत का विभाजन हुआ। एक और भारत स्वतंत्र हुआ तो दूसरी ओर पाकिस्तान का निर्माण हुआ। लेकिन इस आजादी के साथ आई एक भयावह त्रासदी, विस्थापन, हिंसा और असुरक्षा की भावना। करोड़ों लोग अपने घर बार छोड़कर नए देशों की ओर पलायन कर रहे थे। इसी दौरान जो हिंसा हुई उसने दोनों देशों के समाज को गहरे जख्म दिए। विभाजन के बाद भी ये संकट खत्म नहीं हुआ। खासकर अल्पसंख्यक समुदायों के मन में डर और असुरक्षा बनी रही। भारत में मुसलमान और पाकिस्तान में हिंदू और सिख दोनों ही समुदाय अपने भविष्य को लेकर चिंतित थे। 1949 और 1950 के दौरान पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी बंगाल में सांप्रदायिक तनाव और हिंसा की घटनाएं बढ़ने लगी, से स्थिति और गंभीर हो गई। इसी माहौल में दोनों देशों के नेतृत्व ने ये महसूस किया, अगर हालात को संभाला नहीं गया तो ये तनाव और बड़े संघर्ष का रूप ले सकता है। इसलिए एक संवाद की जरूरत थी, एक ऐसा समझौता जो अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा करे और दोनों देशों के बीच भरोसा कायम करे। 6 दिन तक चली गहन वार्ता के बाद 8 अप्रैल 1950 को जवाहरलाल नेहरू और लियाकत अली खान ने इस ऐतिहासिक समझौते पर हस्ताक्षर किए। इस समझौते का मुख्य उद्देश्य था दोनों देशों में अल्पसंख्यकों की सुरक्षा सुनिश्चित करना, उन्हें बराबरी के मौलिकाधिकार देना और उनके पलायन को रोकना। इस समझौते के तहत कई महत्वपूर्ण प्रावधान किए गए। दोनों देशों ने आश्वासन दिया कि उनके यहाँ रहने वाले अल्पसंख्यकों को समान नागरिक अधिकार मिलेंगे, जैसे धार्मिक स्वतंत्रता, संपत्ति का अधिकार और रोजगार के अवसर। साथ ही ये भी तय किया गया कि जबरन धन परिवर्तन या किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। एक और महत्वपूर्ण कदम था अल्पसंख्यक आयोगों की स्थापना। दोनों देशों ने अपने अपने यहाँ ऐसे आयोग बनाने का फैसला लिया जो अल्पसंख्यकों की शिकायतों को सुने और उनके अधिकारों की रक्षा सुनिश्चित करे। इसके अलावा जो लोग विस्थापन के कारण अपने घर छोड़ चुके थे, उन्हें वापस लौटने और अपनी संपत्ति पाने का अधिकार भी दिया गया। ये समझौता उस समय के लिए बेहद महत्वपूर्ण था, क्योंकि ये केवल एक राजनीतिक दस्तावेज नहीं था, बल्कि दो देशों के बीच विश्वास बहाली की कोशिश थी। ये एक संदेश था कि विभाजन के बावजूद इंसानियत और सह अस्तित्व की भावना को जिंदा रखा जा सकता है। हालांकि इस समझौते का विरोध भी हुआ। भारत में श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जो उस समय सरकार में उद्योग मंत्री थे, उन्होंने इस समझौते के विरोध में इस्तीफा दे दिया। उनका मानना था कि ये समझौता एक तरफा है और इससे भारत में बहुसंख्यक समुदाय के हितों की अनदेखी हो रही है। उन्होंने इसे मुस्लिम तुष्टीकरण बताया। ये विरोध ये भी दिखाता है कि उस समय का माहौल कितना संवेदनशील और जटिल था। एक और शांति और स्थिरता की जरूरत थी, तो दूसरी ओर राजनीतिक और सामाजिक चिंताएं भी थीं। यही लोकतंत्र की वास्तविकता है, जहां हर निर्णय के साथ बहस और असहमति भी होती है। समय के साथ इस समझौते के प्रभाव भी देखने को मिले। कई जगहों पर हालात में सुधार हुआ और अल्पसंख्यकों के बीच कुछ हद तक विश्वास बहाल हुआ। हालांकि भारत और पाकिस्तान के संबंध आगे भी कई उतार चढ़ाव से गुजरे, लेकिन ये समझौता इतिहास में एक सकारात्मक प्रयास के रूप में दर्ज है। आज जब हम 8 अप्रैल को याद करते हैं, तो ये केवल एक ऐतिहासिक घटना की स्मृति नहीं है, बल्कि ये हमें सोचने पर अवसर देती है कि विविधता और सह अस्तित्व को कैसे मजबूत किया जाए। ये समझौता हमें सिखाता है कि संवाद और समझदारी ही किसी भी संकट का सबसे प्रभावी समाधान हो सकते हैं। और अंत में यही संदेश उभरता है कि इतिहास केवल अतीत की घटनाओं का संग्रह नहीं, बल्कि वर्तमान और भविष्य के लिए एक सीख भी है। नमस्कार। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया